अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। आज दो मौजू हैं, उस पर बात करते हैं। नंबर एक, जदीद बलोच सियासत में ख़वातीन की एंट्री, इस पे बात करते हैं। दूसरा, बलोच यकजहती कमेटी की जो ये तहरीक है, इससे किन किन सियासी जमातों को डैमेज किया है इस तहरीक ने। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन दबाना है और वीडियो भी शेयर करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस पे आते हैं कि जो बलोच यकजहती कमेटी है, उसके आने से बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में उन जमातों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है जो अमूमन ख़ुद को सेंटर की जमातें कहते हैं या मरकज़ी जमात कहते हैं। उनको डैमेज किया है। उसकी वाज़ेह मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि गुज़िश्ता 5 सालों से शायद या इससे ज़्यादा पीपल पार्टी की ख्वाहिश है, एक कोशिश है कि वो किसी न किसी तरीके से बलूचिस्तान में एंट्री कर सके। 2018 में पीपल पार्टी ने बहुत बड़ा सरमाया इन्वेस्ट किया बलूचिस्तान के सियासतदानों पर। उनकी ख्वाहिश यही थी कि शायद जिन सियासी जमातों के या नून लीग, आप लें नून लीग से जो लोग बगावत कर चुके हैं वो पीपल पार्टी में शामिल हो जाएं और बलूचिस्तान में पीपल पार्टी एक ताकतवर पार्लिमानी ग्रुप बन जाए। लेकिन काफ़ी जद्दोजहद, कोशिश और इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी पीपल पार्टी का वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। उसकी वजह ये बनी कि रातों रात फिर एक पार्टी बनी जिसको बाप कहा गया, और उस बाप ने अगले 5 साल के लिए यानी 2018 से 2023 तक हुकूमत की बलूचिस्तान में। वो जो पीपल पार्टी का ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका। हालांकि बाप बनने से पहले पीपल पार्टी को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि नून लीग के वो बागी लोग जो नून लीग से बिछड़ गए हैं, उन बच्चों को पीपल पार्टी के गोद में डाला जाएगा। लेकिन वो इस वजह से मेरे ख्याल में पीपल पार्टी ने काफ़ी सारा जो है वो इन्वेस्टमेंट की अब बलूचिस्तान के इन सियासतदानों पर। वो इन्वेस्टमेंट तकरीबन ज़ाया हो गई। फिर 2024 में भी एक कोशिश जारी थी कि पीपल पार्टी को बलूचिस्तान में एक मजबूत जमात बनाई जाए और उसमें वो जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स या नोटेबल्स, उनके ज़रिए मोजज़ाती तौर पर उनको पार्लिमानी सियासत में जितवा कर उन्हें पार्लियामेंट में लाया जाए और उन पर पीपल पार्टी का मोहर लगाया जाए। ये कोशिश अब भी जारी है, ये कोशिश जारी थी, अब भी जारी है। तो आप देखेंगे कि नून लीग के बाद पीपल पार्टी की में बहुत सारे जो इलेक्टेबल्स या नोटेबल्स थे उन्होंने शामिल होने का ऐलान कर दिया। उसमें मकरान भी शामिल है, जालौन भी शामिल है और बाकी इलाके भी शामिल हैं, आवाराम भी उसमें शामिल है। वो कोशिश अपनी जगह थी। और आसिफ अली जरदारी साहब ने कोयटा का दौरा किया, उसके बाद नसीराबाद का दौरा उनका था, उधर आना है। तुर्बत का उन्होंने दौरा किया। आज वो हब आए हैं, वो हब का दौरा किया। आप कह सकते हैं कि कोयटा के जलसे में किसी हद तक लोग आए थे। एक जलसा हुआ था जिसमें आप कह सकते हैं 5 से 6 हज़ार लोग इस जलसे में शामिल हुए। और उसमें से कराची से भी लोग आए, सिंध से भी लोग आए और बलूचिस्तान के वो लोग जो पीपल पार्टी में शामिल हुए थे, जो नज़दीकी इलाके थे या दूर के इलाके थे, वो शामिल हुए थे। तो इस हद तक हुआ कि कोयटा में एक जलसा हुआ और उसको आप जलसा कह सकते हैं 5-6 हज़ार लोगों का, जो कोयटा के अजीब स्टेडियम में हुआ था। उसके बाद ये जलसा देख के शायद एक थोड़ी सी हौसला अफजाई हुई थी पीपल पार्टी को कि उनको बलूचिस्तान से पजीराई मिलना शुरू हुई है। हुआ ये कि कोयटा के जो जलसा हुआ उसके फौरी बाद तुर्बत में एक वर्कर कन्वेंशन रखा गया। लेकिन जब तुर्बत पीपल पार्टी की लीडरशिप पहुंची तो वहाँ पे एक मायूस कुन रिजल्ट सामने आया। बाज़ार तो वो वर्कर कन्वेंशन रखा गया था, जो एक हाल में वो वर्कर कन्वेंशन रखा गया था जिसमें कहा जाता है कि कोई
250-300 के करीब कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन उस वर्कर कन्वेंशन में वो जो जितनी कुर्सियां लगाई गई थी उतने लोग भी नहीं आए। तो इससे शायद पीपल पार्टी को ये ऐसे लगने लगा कि यार बलूचिस्तान में उनकी पजीराई शायद ना हो, लेकिन जद्दोजहद बहरहाल जारी रहती है। वो जद्दोजहद ये नहीं है कि पब्लिक के अंदर जाएं, पब्लिक को कन्विंस करें, पब्लिक के ज़रिए पार्टी को मजबूत बना लें, वो नहीं थी पीपल पार्टी की। बल्कि पीपल पार्टी का सारा जोर इस पर है कि इलेक्टेबल्स को शामिल किया जाए। इलेक्टेबल जो है अपनी सीटें लेके आ सकती हैं, और वो इलेक्टेबल और नोटेबल जिनको मौजूदाती तौर पर हमेशा जितवाया गया है, और आना जो इलेक्शन होंगे अभी 8 फरवरी को, तो शायद उसमें भी पीपल पार्टी को उम्मीद थी कि किसी न किसी तरीके से उनके सर पर हाथ फेरा जाएगा और वो इलेक्टेबल्स अपनी सीटें जीत कर कामयाब हो सकते हैं। तो पीपल पार्टी के सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इस चीज़ पे है, अब भी है। नून लीग अब भी इसी तरह था, लेकिन आज हमारा टॉपिक नून लीग नहीं है, पीपल पार्टी है। तो आज हब में जो जलसा हुआ उसमें भी तकरीबन पीपल पार्टी को काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में मायूसी का सामना करना पड़ा। जिस तरह का दावा किया जा रहा था, जो कैंपेन चलाई जा रही थी, जो मुहिम चलाया जा रहा था, जिस तरह इन्वेस्टमेंट की गई थी, एडवर्टाइजमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ था, और काफ़ी दिनों से 10-15 दिनों से ये चल रहा है, ये हम सुनते आ रहे थे कि पीपल पार्टी हब में जलसा करेगी। तो वो जलसा भी हुआ, तवक्को से बहुत ही कम लोग उसमें शामिल हुए। ज़ाती तौर पर मेरी तो तवक्को नहीं थी, मैं यही समझ रहा था कि 2,500 से 2,000 शायद जलसे में लोग आ जाएं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कराची भी करीब है और सिंध के कुछ और शहर हैं वो भी करीब हैं, शायद उधर से भी लोग आ सकते हैं। लेकिन आज जो हब में जलसा हुआ ना, उसमें 80% लोग 2,000-2,500 में से तकरीबन 80% लोग सिंध के और कराची से आए हुए लोग थे, और बाकी जो है हब से थे। तो इससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि पीपल पार्टी को वो पजीराई नहीं मिल रही है पब्लिकली, अवाम की तरफ से। उसकी वजह जैसे मैंने जिक्र किया कि कोयटा में कुछ लोग आए थे, 5-6 हज़ार लोग। दावा तो ये किया जा रहा है कि 15-20 हज़ार थे, लेकिन मैं चूँकि उस जलसे में मौजूद था, उसकी कवरेज की, मुझे ज़ाती तौर पर ऐसे लगा कि 5 से 6 हज़ार लोग होंगे। तो ये जो 5-6 हज़ार लोग भी आए थे, इनको डैमेज करने का सबसे बड़ा सेहरा मेरे ख्याल में बलोच यकजहती कमेटी का है। हालांकि बलोच यकजहती कमेटी ने अपनी प्लेटफार्म से कभी भी किसी पार्टी के मुखालिफत में कोई बयानबाजी नहीं की, ना उनकी लीडरशिप ने कोई मुखालिफाना तकरीर की पार्टियों के स्पेसिफिक पार्टियों को टारगेट करके नहीं किया गया। लेकिन ये जो धरना इस्लामाबाद में रखा गया था बलोच यकजहती कमेटी का, और इस 1 महीने में जो कुछ भी हुआ, तो उसमें बलोच के जो मुआशरा है, तो उसने पीपल पार्टी को दिल से जो है वो रिजेक्ट कर दिया, जो मेरा ख्याल है। और बाकी इलेक्टेबल्स का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि बलूचिस्तान में कुछ ज़्यादा इलेक्टेबल नून लीग के पास है या पीपल पार्टी के पास है। वो लोग हैं जो आशीर्वाद से या मोजज़ाती तौर पर, मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मोजज़ाती, उन जितवाया गया है। ठीक है, अगर पीपल पार्टी का मुआवजा ना करें, जितने भी उसके कैंडिडेट हैं, अगर आप देख रहे हो, उसमें कौन है इलेक्टेबल, कौन है, ऐसा कौन सा है जिसके बारे में आप ये पेशेंगोई कर सकें जी ये अपने हल्के में मजबूत है, ये जीत सकता है। मुझे सिर्फ पूरे पीपल पार्टी के बलूचिस्तान में कैंडिडेट्स में सिर्फ सनाउल्लाह ज़हरी, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब, उसका मुझे ऐसा अपने इलाके में मुकाबले का रुझान उसके साथ मुझे नज़र आ रहा है। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ख्वाह वो मकरान से हैं, ख्वाह वो जालावान से हैं, ख्वाह वो सारावान से हैं, उनका मुझे मतलब कोई एक शख्स, एक फ़र्द ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है जिसके बारे में हम कह सकें कि जी ये बंदा जो है वो अपना इलेक्शन जीत सकता है, और उस मतलब मुकाबले में इसका पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है पेशेंगोई की हद तक। नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहा है ज़ाती तौर पर। देखिए,
डेरा बगुटी का अगर दें, डेरा बगुटी में भी अगर सरफराज बगुटी पीपल पार्टी में शामिल हुए हैं, उसकी पोजीशन भी कोई ख़ास नहीं है। हालिया दिनों में जो जलसा रखा गया था ना, 2-2.5 हज़ार लोगों को बुलाया गया था जो आए थे, उनमें भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर बारकान, कोलू और पंजाब से लोग आए हुए थे। कोलू से नसीबुल्ला मरी लेके आए थे, और बारकान से ज़ाहिर है कि कुछ हैं उनके जान पहचान, वो आए थे। बाकी जो मुल्तान वगैरह से थे वो आए थे, और उसमें बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुए थे, जो लोग कह रहे थे कि हमें 2-2.5 हज़ार रुपया दिया गया है कि जलसे में आके शिरकत करें। तो वो सूरत हाल डेरा बगुटी का तो इस हद तक है। मकरान भी ऐसा है। अभी मुझे नहीं लगता कि किसी के आशीर्वाद या मोजज़े के बगैर पीपल पार्टी कोई पार्लिमानी ग्रुप बनेगा बलूचिस्तान में, और उसकी पोजीशन जो है मजबूत होगी। और सेम इसी तरह बिल्कुल हूबहू नून लीग की भी सूरत हाल ऐसा ही है। नून लीग में भी मुझे कोई ख़ास देखें, कहने को तो इलेक्टेबल्स हैं, नोटेबल्स हैं वगैरह, ये सो कॉल्ड है, नाम नहीं याद है। सिर्फ जाम कमाल शायद अपने इलाके में मजबूत है, उसको आप कह सकते हैं नून लीग की तरफ से। बाकी जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपको नज़र नहीं आएगा इनकी पोजीशन ऐसे। अब बारकान ले ले, बारकान को टफ टाइम दिया हुआ है नेशनल पार्टी के कैंडिडेट ने, सरदार केतरान को। इसी तरह बहुत सारे और इलाके हैं। और इसी तरह पीपल पार्टी का साबिक 2 बार वज़ीर आला रहने वाले मीर अब्दुल कुद्दुस बिजंजो साहब, उसकी भी पोजीशन पहले जैसी नहीं रही है। इस टाइम उसको बहुत टफ टाइम मिलेगा। और वो, हाँ, आशीर्वाद, मौजज़ा वो अलग बात है, उस पर तो बात ही नहीं हो सकती ना। इसी तरह कोयटा में जिन जिन लोगों को टिकट दी गई है, जमाल रसानी को दिया गया है, उबैद वर्गेज को दिया गया है, उनकी कोई पब्लिकली कोई ऐसी पोजीशन नहीं है। इस धरने ने उनको सबको सफाया कर दिया, मेरा ख्याल है। तो ये नुकसान हुआ है। इसके अलावा देखिए, कम फर्ज जमातों को भी मेरे ख्याल में किसी हद तक फ़ायदा हुआ होगा। वो लोग जो पीपल पार्टी की तरफ झुकाव रखते थे, या वो अभी जब ये बलोच यकजहती कमेटी की जो मूवमेंट है, इससे पहले तो ये है कि बहुत कम लोग जो है वो इंतखाब के लिए बाहर निकल आए। अगर जो आएंगे तो उसमें कम परस्त जमातों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा बाकी पार्टियों की बनिस्बत। ख्वाह किसी भी इलाके का आप उठा के लें, उसको ये मेरे ख्याल में इस हद तक तो हुआ है, डैमेज किया है। तो ये बलोच यकजहती कमेटी ने के मूवमेंट ने लाशऊरी तौर पर पीपल पार्टी या नून लीग को तकरीबन डैमेज कर दिया है। और अभी देखेंगे कि अगर आ जाएंगे ज़बरदस्ती, या मतलब मुझे नहीं लगता, या आगे जाके राय आमा थोड़ा बदल जाए। मुझे नहीं लगता कि अभी इस तरह टाइम बाकी है कि राय आमा भी बदल सकती है। मुझे नहीं लगता। मुकरान का भी ऐसा ही सूरत हाल है। अच्छा जी, अब आते हैं बलोच सियासत में ख़वातीन के किरदार पे। देखें, वैसे देखा जाए गुज़िश्ता 75 सालों में बलोच कॉन्फ्रेंस सियासत में ख़वातीन का नाम या उनका किरदार बहुत महदूद रहा है, बहुत कम रहा है। कल भी मैंने बात की थी कि जितने भी कॉन्फ्रेंस जमातें हैं, उन्होंने वो जो मखसूस नशिस्तें हैं जहाँ पे ख़वातीन को नशिस्तें दी जाती हैं असम्बलियों के लिए, वो तो देखें एक रिवायत है, एक रूल है। उस रूल को तो आपने फॉलो करना ही है ना। आप इस खातून, एक किसी खातून की जगह किसी और को इलेक्ट नहीं कर सकते ना विद इन पार्टी, तो आपको वो तो करना ही है। वो एक मजबूरी है, ऑप्शन आपके पास कुछ और नहीं है। इसलिए आपको ख़वातीन के ही मखसूस नशिस्तों पे ख़वातीन को ही लाना होता है ना ये। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखना चाहिए। देखें, BSO आज़ाद जब उस पर सख्त वक़्त आया था और बैन हुआ था, वो पाकिस्तान में उसको बैन किया गया था, तो BSO के चेयरमैन जो है बानो करीमा बलोच को जो है फिर मुंतखब किया गया। जब बानो करीमा बलोच ने BSO की चेयरमैनशिप जो है संभाली, तो उसमें काफ़ी वो मुतहर्रिक रही, उसने काफ़ी काम किया, और काफ़ी हद तक बलोच स्टूडेंट को उन्होंने मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। बाद में वो जलावतन हुए, जलावतनी में भी उनका किरदार, उनका रोल बहुत एक्टिव रहा। हर सेमिनार में वो आपको नज़र आती रही हैं, जलसे जुलूसों में नज़र आ रही, जो भी एक्टिविटीज़ बैरूनी मुल्क में होती रही हैं, वो आप
متحرک رہی بانو کریمہ بلوچ. باقی مردوں کی بنسبت بیرون ملک مرد بھی بہت سارے ہیں نا. بی این ایم کی لیڈرشپ باہر ہے, بی آر پی کی لیڈرشپ باہر ہے, جو کالعدم ہے پاکستان میں ان کو کالعدم قرار دیا گیا ہے, جن پر پاکستان میں سیاست کرنا ممنوع ہے. وہ یہاں پہ پاکستان میں اسٹریٹ سیاست نہیں کر سکتے, تو وہ زیادہ تر بیرون ملک چلے گئے نا. ان میں بھی مردوں کے بنسبت ایک خاتون کریمہ بلوچ نے بڑا اہم رول پلے کیا اور خود کو منوایا, بلوچ سیاست میں خود کو منوایا. اس کے نظریے سے, اس کی سوچ سے اختلاف یا رکھنا یا اس کی حمایت کرنا وہ الگ ٹاپک ہے, الگ بات ہے, لیکن انہوں نے بطور ایک خاتون لیڈر کے انہوں نے جو ذمہ داریاں سنبھالی ان کو اچھی طریقے سے نبھانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ پورے 75 سال میں پاکستان کی تاریخ میں بلوچ سیاست میں آپ کو خواتین کا سیاست میں بہت زیادہ بڑا کردار نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, پھر آتے ہیں ابھی حالیہ دنوں میں بلوچ یکجہتی کمیٹی نے جو اپنی موومنٹ اسٹارٹ کی ہے, اس کا ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ٹاپ لیڈرشپ خاتون, سیکنڈ لیڈرشپ کل بھی میں نے بات کی تھی, اور خواتین نے سنبھالی ہوئی پوری قیادت کو. تو ابھی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ایک ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے. جب سے بلوچ یکجہتی کمیٹی یعنی تربت سے جس دن سے یہ احتجاج شروع ہوا تھا, تربت سے اسلام آباد تک کا سفر, اس میں اگر آپ دیکھیں سمیع الدین کا کردار اور ماہرنگ بلوچ کا, انہوں نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا ہے. موٹیویشن کرنے میں بڑا زبردست کردار ادا کیا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں. تو اس وقت بلوچ یکجہتی کمیٹی سمجھیں اس کی پورا جو ہے وہ جو سیٹ اپ ہے وہ خواتین کے ہاتھ میں ہے. اسلام آباد میں گئے تھے, جتنا میڈیا کا سامنا کرنا پڑا, انٹرویوز کرنے پڑے, یا اپنے اس موومنٹ کو جو ہے وہ مضبوطی سے تامے رکھنے کا جو بھی مشکل دور آیا, ڈاکٹر ماہرنگ نے ان کو بڑے مطلب مضبوطی سے جو ہے ان کا سامنا کیا, ہر حوالے سے ان کا سامنا کیا. اس کے بعد جب وہ کوئٹہ آئے تھے, جس طرح ان کا استقبال ہوا, تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی بلوچ سیاست میں ایک نئی تحریک نے جنم لیا ہے, جس کی قیادت پیورلی خالصتاً وہ بلوچ خواتین نے سنبھالی ہوئی ہے. باقی جگہ آپ کو جدید جو بلوچ کی سیاست ہے اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا, کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا. اور یہ بھی آپ کو نہیں بھولنا چاہیے, یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے, حق دو تحریک ایک موومنٹ نکلی تھی, ٹھیک ہے, گو کہ ان کی سربراہی جو ہے وہ ایک مرد کر رہے تھے, مولانا ہدایت الرحمن صاحب کر رہے تھے, لیکن اس موومنٹ کے اندر خواتین کا بہت بڑا کردار تھا. اور جس انداز سے خواتین گھروں سے باہر نکل آئے, سڑکوں پہ نکل آئے, اور جس انداز سے انہوں نے رول پلے کیا, یہ بھی بھولنے والی بات نہیں ہے, وہ بھی تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. ایک کریڈٹ آپ کو حق دو تحریک کو دینا پڑے گا کہ حق دو تحریک نے بلوچ سیاست میں, بلوچ معاشرے کی سیاست میں خواتین کو باہر نکالنے میں, سڑکوں میں سیاست کرنے کی ایک پورا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا, اور خواتین بھی باہر نکل آئیں, ہزاروں کی تعداد میں نکل آئیں, اور گوادر کی سڑکیں گونجتی رہیں خواتین کی آوازوں سے. اس کے بعد بالاچ مولا بخش کے قتل کا واقعہ ہوتا ہے, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے مرد ٹھیک ہے اپنی جگہ وہ ان کی شمولیت تھی اور ہے, لیکن خواتین نے بھی بڑا زبردست رول پلے کیا, اور وہیں سے جنم ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ تربت سے خواتین لیڈرشپ کی جنم ہوئی ہے, گو کہ لیڈرشپ پہلے موجود تھی, موٹیویشن نہیں تھی. اسی کوئٹہ شہر میں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ صاحبہ ہوتی تھی, سمیع الدین ہوتی تھی, لیکن وہ پذیرائی نہیں مل سکی. لیکن جب ان کو ایک موقع ملا تو انہوں نے اس موقع کو اپنی لیڈرشپ, اپنی صلاحیت سے گین کیا اور اس کو مضبوطی سے پکڑا. تو یہ آپ وہ آگے شاید ایک رستہ ہموار ہوا ہے خواتین کے لیے بلوچ سیاست میں. ابھی وہ ممکن ہے کہ
یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی یا BSO آزاد بانو کریمہ بلوچ یا مہارنگ بلوچ، ان دونوں کا گو کہ وہ پارلیمانی سیاست دونوں نے نہیں کی، کریمہ بلوچ صاحبہ نے نہیں کی، مہارنگ بلوچ صاحبہ بھی نہیں کر رہی ہے، پارلیمانی سیاست وہ نہیں کی ہے، وہ ایک غیر پارلیمانی ایک مزاحمتی سیاست کر رہی ہے۔ لیکن میرا شاید یہ خیال ہے، شاید یہ میری خوش فہمی ہے کہ بلوچ پارلیمانی سیاست میں بھی خواتین آہستہ آہستہ جگہ پکڑیں گی، شاید کچھ ایسی موومنٹ بھی آ جائیں جو یا انہی پارٹیوں کے اندر خواتین کو بھی موقع ملے آئندہ لیڈ کرنے کی، کیونکہ اب تک جتنے گو کہ بلوچ کہیں کہ میں سیکولر ہیں، ہم کچھ بھی کہیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ بلوچ قوم پرست سیاست نے خواتین کو لیڈرشپ کے لیے اس طرح کے مواقع فراہم نہیں کیے۔ پارلیمانی سیاست کی بات کر رہا ہوں، جو غیر پارلیمانی سیاست ایک مزاحمتی سیاست اس کو کہیں، انہوں نے موقع فراہم کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، اب بھی شاید وجہ یہ ہے کہ آج کے حالات میں بلوچستان میں شاید مرد اس طریقے سے ایکٹیو رول پلے نہ کریں جس طرح خواتین کر سکتی ہیں، یہ ایک پلس پوائنٹ ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے بلوچ پولیٹکس میں ایک نیا رجحان جو نے جنم لیا ہے وہ خواتین کی سیاست میں ہے۔ یہ آپ دیکھے ہوں گے کئی ادھر ادھر کے جو آنٹیاں شانٹیاں ہیں جی، اس کی وہ کہتے ہیں جی یہ عورت مارچ ہے، یہ عورت مارچ نہیں ہے جی، یہ ایک مزاحمتی تحریک ہے، یہ یاد رکھنا ہوگا۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔